नमस्कार, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सहयोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे लाखों लोगों का साथ होता है। तो आप जब लाखों लोग सभी मिलकर मेरा साथ देंगे, तो मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और इससे जो लोग घर पर बैठकर अपनी तैयारी करते हैं किसी भी विषय से संबंधित, अभी तो मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में जब मैं थोड़ा अभी मुझे भी कवर करने में समय लगता है, जब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। तो इसीलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। जो लोग गाँव में रहते हैं, जिन लोगों के पास साधन उपलब्ध नहीं है और जिनके पास पैसा नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपया ले रहे हैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट्स को और ऐसे ही पढ़ाने के लिए, तो आप उन तक इसे पहुँच बनाएँ, ताकि वो इस माध्यम से पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। यहाँ फ्री कोचिंग क्लासेस एक आप समझ सकते हैं कि मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रही हूँ। बस आपको क्या करना है, बस आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है। बस आपका यही एक कर्तव्य है, इतना ही आप मेरे लिए कर दें, ये बहुत है। कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी, वो था शक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शक के बारे में बताया था कि किस प्रकार शक भारत में आए और उनकी क्या नीतियां थी, किस प्रकार से उनकी 5 शाखाएं भारत में रहीं और जिनमें से 2 शाखाओं ने भारत पर शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया। और आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत में हिंद, पार्थियन या पहलव। ये पल्लव नहीं है, पल्लव दक्षिण भारत में थे और ये पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में इनका साम्राज्य रहेगा। तो ये पहलव है, पल्लव नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंद, पार्थियन या पहलव। पार्थियन जिन्हें पहलव भी कहा जाता था, ये ईरानी बताए गए हैं। कौन बताए गए हैं? ईरानी। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। मैंने बार बार कहा है, यदि ऑप्शन में फारस कई बार आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ईरान और फारस एक ही जगह है। तो पहले ईरान को फारस कहा जाता था, ये चीज आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। इनका इतिहास धूमिल है, परंतु कुछ सिक्कों और शिलालेखों के माध्यम से इनके विषय में हमें पता चलता है। हो सकता है कि पल्लवों ने ज्यादा समय तक भारत में शासन किया हो, परंतु कहते हैं ना कि जब ज्ञान के अभाव में हम तथ्यों को कहां से लाएं, तो जब ज्ञान ही नहीं है, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, धूमिल सा इतिहास पता चलता है। कुछ सिक्के मिले हैं, एक शिलालेख मिला है जिससे इनके बारे में हमें कुछ तथ्य पता चले हैं। तो कहते हैं बोनोनिस। बोनोनिस इस कुल का पहला ज्ञात राजा बताया गया है। अब ये पहला ज्ञात राजा है, हो सकता है कि इसका संस्थापक कोई और रहा हो इस वंश का, परंतु बोनोनिस इस कुल का पहला ज्ञात राजा बताया गया है। इसने अराकोसिया और सीस्तान में अपनी शक्ति प्रतिष्ठित की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? बोनोनिस ने तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और अराकोसिया और सीस्तान इसका क्षेत्र था। ये अफगानिस्तान, ईरान उसी तरफ के ये क्षेत्र थे और वहीं इनका साम्राज्य चलता था। आगे देखेंगे तो यूक्रेटाइड्स कुल के राजाओं के अनुकरण में बने बोनोनिस के सिक्के, इन पर इसने अपने भाइयों स्पेलराइसिस, स्पलहॉरिस और अपने भतीजे स्पलगैडमिस स्पलगैडमिस का उल्लेख मिलता है। ये इनके भाई थे और एक इनके भतीजे, इसका उल्लेख बोनोनिस के सिक्कों पर हमें मिलता है। कहते हैं स्पेलराइसिस बोनोसिस का उत्तराधिकारी था। स्पेलराइसिस जो इसका भाई था, वो बोनोसिस का उत्तराधिकारी बताया गया है। देखिए, चूंकि पल्लव नहीं, पहलव वंश के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये साम्राज्य बहुत ही छोटा है। मैंने इसे सिर्फ इसी वीडियो में कवर करने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके बारे में है नहीं, ना साम्राज्यवादी नीतियां दी गई, ना किसी भी प्रकार का कोई वर्णन प्राप्त हुआ है। तो ये वीडियो हालांकि छोटा रहेगा, लेकिन पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य जिसके सिक्के प्राप्त हुए, लेख प्राप्त हुए हैं, तो उनके राजाओं को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो आगे देखते हैं, स्पेलराइसिस बोनोसिस का उत्तराधिकारी बना और फिर इसके
इसके बाद गोंडो फर्नीस का वर्णन हमें मिलता है, जो पहलव या पार्थियन वंश का शासक बताया गया है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्नीस को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। आगे देखते हैं तो तख्ते बाही, ये एक शिलालेख था, तख्त-ए-बाही। इस अभिलेख से इसके शासनकाल की अवधि का बोध होता है कि कब से कब तक इसने शासन किया। कहते हैं कि 19 ईस्वी से 45 ईस्वी तक जो गोंडो फर्नीस था इसने भारत पर शासन किया। जो पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र था उस पर इसने शासन किया, और इनके क्षेत्र में तक्षशिला, सिंध, ये सारे क्षेत्र इनके साम्राज्य में सम्मिलित थे, ऐसा कहा जाता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि पेशावर जिले पे उसका आधिपत्य था। और ये पेशावर कहाँ है? तो ये पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान तक का क्षेत्र इसके आधिपत्य में आ रहा है। तो ये पता चलता है किस अभिलेख से? तख्त-ए-बाही अभिलेख से पता चलता है। फिर आगे पता चलता है कि सिक्कों से ईरान व पश्चिमी भारत के शक पहलव प्रांत का स्वामी, इसकी पुष्टि होती है कि ये शक और पहलव प्रांत का स्वामी था, और ये इसके सिक्कों जो ईरान और पश्चिमी भारत से मिले उनसे हमें पता चला। ख्रिस्टीय अनुश्रुतियों से, ये ख्रिस्टीय अनुश्रुतियां थी, इनसे पता चला कि इसे भारत का राजा कहा गया। ख्रिस्टीय अनुश्रुतियों में ये गोंडो फर्नीस को भारत का राजा बताया गया। इसके बाद गोंडो फर्नीस के काल में पहला ईसाई धर्म प्रचार के लिए आया, जिसका नाम था सेंट थॉमस। ये भी बताया गया है कि गोंडो फर्नीस के काल में पहला ईसाई जो धर्म था, ईसाई धर्म का एक धर्म प्रचारक आया जिसका नाम सेंट थॉमस था, और इसकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई थी। जब ये तमिलनाडु में अपने धर्म प्रचार के लिए गया सेंट थॉमस, तो कहते हैं कि वहां इसकी हत्या कर दी। अब ये थॉमस को टॉमस भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इतिहास में मैंने पहले भी बताया है कि संदेह कई जगह पर है, कई स्थानों पर है, यहाँ तथ्यों का मेल मिलाप चलता रहता है। तो आगे देखते हैं कि गोंडो फर्नीस की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य जो था, जो पहलव वंश का साम्राज्य था, ये बिखर गया। पहलव वंश का साम्राज्य गोंडो फर्नीस की मृत्यु के बाद बिखर सा गया। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि पहलव साम्राज्य पर अन्य राजाओं ने अधिकार कर लिया। कुषाणों के आक्रमण के बाद सभी राजाओं का साम्राज्य नष्ट हो गया, क्योंकि जब कुषाणों ने आक्रमण किया तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। तो जो जहां जहां कोई राजा थे जो कमजोर शासक राज कर रहे थे, उन्होंने उन पर आधिपत्य करना शुरू कर दिया। तो जो साम्राज्य पहलव वंश का चल रहा था, उनके जो राजा रहे होंगे, जो अन्य उत्तराधिकारी, परंतु हमें जानकारी नहीं है तो पता कह नहीं सकते कि कौन उत्तराधिकारी रहा। तो उन पर कुषाणों ने आक्रमण करके संपूर्ण रूप से उनके जो साम्राज्य का नाश कर दिया, या कह सकते हैं कि उन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद पता चलता है कि अफगानिस्तान के बेग्राम एक स्थान का नाम है, ये अफगानिस्तान में है, और इस स्थल की जब खुदाई हुई तो यहाँ से बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए, और ये सिक्के किसके थे? ये सिक्के गोंडो फर्नीस के सिक्के थे, परंतु उत्तराधिकारियों का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। गोंडो फर्नीस के सिक्के बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान के बेग्राम से प्राप्त हुए, परंतु उसके उत्तराधिकारियों का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। गोंडो फर्नीस के अन्य नाम भी दिए गए हैं। गुदु विहर इसे कहा गया है, और तख्त-ए-बाही में इसे बिंद फर्ण कहा गया है। तख्त-ए-बाही में इसे गुदु विहर और बिंद फर्ण कहा गया है, और बिंद फर्ण का अर्थ है यश विजयी, मतलब जिसने बहुत सारी विजय की हो, ऐसा यशस्वी, ऐसा विजयी व्यक्ति गोंडो फर्नीस। तो गोंडो फर्नीस के बारे में हमने पढ़ा। बस बहुत छोटा सा ये साम्राज्य था, पहला वंश। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, और कुषाण वंश में बहुत ही महान शासक होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे कुजुल कडफिसस और विम कडफिसस, कनिष्क तो सबसे ही महान, जिसके समय में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ कुंडलवन में। तो ऐसे महान शासकों के बारे में कल हम पढ़ेंगे कुषाण वंश में। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, और सबसे बड़ी चीज नोट्स बनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखें,
और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 2 या 3 वीडियो में पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान को किस गैस के अंदर संरक्षित करके रखा गया है। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। पता नहीं आप लोगों ने सर्च किया या नहीं किया, लेकिन एक उत्सुकता होनी चाहिए कि एक नया प्रश्न यदि आपको मिलता है तो उसको आप चेक करें, उसको आप देखें कि कहाँ इसका उत्तर मिलेगा, क्या इसका उत्तर है। जानने की उत्सुकता हमेशा आप में बनी रहनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हीलियम गैस। जो हमारा भारतीय संविधान है उसे हीलियम गैस में संरक्षित करके रखा गया है, जो उसकी मूल प्रति है। क्योंकि कहते हैं हीलियम गैस एक अक्रिय गैस है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है। तो हमारा भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो खराब ना हो, उसके पन्ने खराब ना हो, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई है। तो इसलिए उसे संरक्षित करके रखा गया है, ताकि वो हमेशा संरक्षित होकर हमारे लिए एक धरोहर के रूप में रखी रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।